हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11वीं क्लास का फाउंडेशन कोर्स। एनसीईआरटी के साथ साथ में फाउंडेशन कोर्स, कंप्लीटली फाउंडेशन कोर्स। इस फाउंडेशन कोर्स में स्टार्ट करने से पहले हम 11वीं का बेसिक, जो 11वीं में मोटा मोटा काम आने वाला है वो हम स्टडी करने वाले हैं। जो 10th तक अपन पढ़ चुके हैं उसको वापस रिकॉल करने वाले हैं। विद्यार्थियों, कोई भी चीज हार्ड नहीं होती, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर हम ठान ले, हम करने की मन में इच्छा जागृत कर ले, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर हमें वो इच्छा, जुनून जगाना पड़ेगा अपने अंदर। है सब कुछ अपने अंदर व्याप्त है, सब कुछ है अपने अंदर। वो क्षमताएं हैं, बस उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको निखारने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है। जिस दिन हमने पहचान लिया, सब कुछ हासिल कर लिया अपने अंदर क्या क्या है, तो आप कुछ भी जिंदगी में कर सकते हो। हर इंसान एक यूनिक चीज लेके पैदा होता है। हर इंसान में एक स्पेशल खूबी होती है। उस स्पेशल खूबी को पहचानने वाला कामयाब हो जाता है, और जो खूबी नहीं पहचान पाता है, अपने आप को दबा लेता है, वहीं सीमित कर लेता है, वो वहीं खत्म हो जाता है। ये चीजें मन मस्तिष्क जदोजहद में हमेशा रखना कि अपने को जिंदगी में कुछ करना है। ये नहीं कि जिंदगी आए हैं, काट के खत्म कर ली जिंदगी, वहां तक सीमित रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है जिंदगी की। विद्यार्थी अपना फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वापस, कोई भी चीज मुश्किल नहीं, चाहिए नीट की बात करूँ चाहे मैं आईआईटी की बात करूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस अपने को कुछ वो चीजें फॉलो करनी जो हम आपको बताएंगे। फॉलो करने का तात्पर्य, हम आपको मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो हम मैथ में जैसे जैसे सवाल करेंगे तो उसकी सीट्स होगी, जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का जो भी होगा अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। एक बार ज्वाइन कर लोगे तो नोटिफिकेशन ऑन रखोगे, तो बार बार आपको जो भी चीज होगी वो उससे आप अपडेट होते रहोगे। यहाँ पर भी कर रहे हो तो यूट्यूब पर भी नोटिफिकेशन बार ऑन रखो, ताकि आपको जब भी नया वीडियो आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, आपके सामने सबसे पहले आए। तो कोई भी वीडियो या कोई भी न्यूज हो आपके पास, छूटे नहीं, उसे चूको नहीं, वो आपके सामने पहले अवेलेबल हो जाए। तो मैं स्टार्ट करूं 11th का फाउंडेशन, तो 11th के फाउंडेशन को हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। और मैथमेटिक्स का जो बेसिक होता है वो स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम का तात्पर्य होता है संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स को, संख्या पद्धति से। और जो भी फॉर्मूलाज अपने को काम आने वाले हैं, जो फॉर्मूलाज हम स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद में हम 11th के कोर्स पर आने वाले हैं। हालांकि 11th का कोर्स फाउंडेशन बहुत ही शानदार अपनी यात्रा उसमें होने वाली है, अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे तो। सपोर्ट से मेरा तात्पर्य, जो बोले होमवर्क करो, जो भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में लिखो। क्योंकि विद्यार्थी, जब तक आप हमें नहीं बताओगे हमारी ये समस्याएं हैं, तो हम उन समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पाएंगे, ना हमें ये पता चल पाएगा कि उक्त इसके समस्या है। तो जैसे जैसे आप समस्या बताई जाएगी, हम आपका सोल्यूशन जल्दी अवेलेबल करवा देंगे। हो सकता है अगर मेरे पास में 5-10 समस्या इकट्ठी होगी, भाई किसी ने ये पूछा, किसी ने, तो उन 5-10 समस्या पर स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। सीधी बात ये है, ठीक है। तो कैसे भी कहीं पर भी आपको कमेंट करने का मौका मिले, हम हर विद्यार्थी का कमेंट पढ़ते हैं, वहां पर आपका कमेंट पढ़ेगा और आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज के अपन कक्षा की स्टार्ट करते हैं, जिस पर अपन पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का बेसिक। मैथमेटिक्स के बेसिक के भीतर अपन क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो नंबर सिस्टम का टॉपिक होगा विद्यार्थी। इसका टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम माने संख्या पद्धति। विद्यार्थी पर चारों ओर से जिन चीजों से घिरे हुए हैं वो नंबर्स, वो संख्याएं हैं। कोई भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, ज्योग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट, आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, मुझे नहीं लगता नंबर्स का खेल बिना कोई सब्जेक्ट चलता है। हर सब्जेक्ट में रोल होता है एक नंबर्स का। उन संख्याओं की स्टडी करेंगे। उन संख्याओं में स्टडी करने से पहले अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि जैसे आप स्कूल, आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी जीवन में, प्राथमिक कक्षाएं जब आप पढ़ते थे, तो आपने सबसे पहले एक ही मन में सवाल आता था कि विद्यार्थी को क्या सिखाया जाता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी को मैथमेटिक्स के अंदर, हालांकि वहां मैथमेटिक्स पता नहीं होता एलकेजी यूकेजी के अंदर, वहां सबसे पहले आपको गिनती सिखाई जाती है। गिनती 1 2 3 स्टार्ट होती है। उस गिनती की मैं बात करूं या गिनती योग्य संख्याओं की बात करूं, जिनको अपन गिन सके या जो काउंटेबल है, वो तमाम संख्याएं अपने पास में प्राकृत संख्याएं होती है। या मैं ऐसे कहूं कि पुराने जमाने में लोग गाया करते थे और गिन के रखते थे 2 4 7 11 13 ऐसे। वो जो भी काउंटेबल नंबर्स होते थे, उन्हें अपन नेचुरल नंबर या जो प्रकृति की देन से जो अपने को गिफ्टेड है, वो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती। ठीक है। तो सबसे पहली जो अपनी है, जो अपने को पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है भाई, सबसे पहला ही अपना जो टॉपिक होता है किससे रिलेटेड है, प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड है। ठीक है भाई, किन से रिलेटेड है, प्राकृत संख्याओं से। जो अपना पहला ही टॉपिक है, उसमें किस प्रकार की संख्याएं पढ़ने वाले हैं, प्राकृत संख्याएं। ऊपर ऊपर हेडिंग आ जाएगी नंबर सिस्टम। उसमें सबसे पहली जो संख्या होगी प्राकृत संख्या, तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है
इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वो तमाम संख्याएं जिसको अपन गिन सके, जो काउंटेबल है, वो सारी की सारी संख्याएं अपने पास में किसमें आने वाली है, प्राकृतिक संख्याओं में। मतलब क्या होने वाली है, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो गिनने योग्य हो, इसके योग्य हो, जो गिनने योग्य हो, जो काउंटेबल, जो गिनने योग्य हो, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। कैसी संख्याएं कहलाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो तमाम संख्याएं जो गिनने योग्य हो अपने पास में किस प्रकार की संख्याएं होने वाली है, प्राकृत संख्याओं में। इसके बाद में मैं बात करूं प्राकृत संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल एन से निरूपित करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, अब कैपिटल एन से निरूपित कर दिया। अब कैपिटल एन बराबर होने वाला क्या, कैपिटल एन बराबर अपन लिखने वाले हैं 1 2 3 मंझला कोष्ठक के भीतर लिखना। इन चीजों को मंझला कोष्ठक क्यों लगाएंगे वो धीरे धीरे अपन जान लेंगे, क्योंकि 11th का जो अपना पहला ही चैप्टर है वो सेट्स है। ये अपने पास में एक सेट है, समुच्चय है, ये अपन जान लेंगे, मंझला कोष्ठक लगा लेना। एक विद्यार्थी एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कोई सेट्स लिख रहे हो, चलो सेट्स की तो मैं बात अलग है, अगर आप कोई श्रेणी लिख रहे हो तो कम से कम अपने को 3 पद लिखना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप चौथे पद का अंदाज लगा पाते हो, वरना आप अंदाज नहीं लगा सकते उसका। तो किसी भी श्रेणी को लिखने के लिए आपको कम से कम 3 पद लिखने हैं, ताकि चौथे पद का अंदाज लगाए। अगर आपने कभी 1 और 2 लिखे हैं तो आप तीसरे पद का अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाया जाएगा। उसके मन मस्तिष्क में ये चल रहा सर ने जोड़ा होगा, कोई सोचे स्क्वायर किया होगा, किसी प्रकार से गुणा किया होगा, वो अलग अलग। अगर जैसे मैं 3 नंबर लिख दूंगा अपनी कहानी परफेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं लिख दूं 2 4 और 6 तो सीधी सीधी बात है, आगे वाला नंबर सब सोच रहे हैं 8 आएगा, और मैं केवल अगर 2 लिख दूं 4 लिख दूं तो अपन को पता नहीं चल पाता है आगे वाला नंबर क्या था। ठीक है, कोई सोचेगा हो सकता है 2 में जोड़े होंगे, कोई सोचा कि 1 को 2 से गुणा किया होगा, 2 को 2 से गुणा किया होगा, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे, ऐसे आएगा। तो क्या पता क्या आने वाला है, सबकी माइंड अलग अलग काम करता। तो अपन जैसे मैं 3 पद लिख दूंगा 2 4 6 तो आप कर लो कि इसमें 2 इसमें 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस प्रकार एक सीरीज चल रही है जिसमें 2 2 ऐड होता जा रहा है। हालांकि एक समांतर श्रेणी है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ। तो विद्यार्थी सबसे पहले आप प्राकृत संख्या ये आप कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लोगे तो वो गैलरी में सेव रहेंगे, आप देख नहीं पाओगे उनको क्योंकि आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी रहता है। पर अब सीरियस हो जाओ, 11th में आगे बढ़ो, तो 10th वाली बातें नहीं है। अब मैं बात करूं दूसरे नंबर्स की अपने पास में, पहला प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं। दूसरी जो संख्या होती है अपने पास में, लोगों के पास क्या होती थी, गायें होती थी, गायें गिन के रख लेते थे कि मेरे पास इतनी गायें हैं, तेरे पास इतनी गायें हैं, और सबका मामला बढ़िया सुंदर सी जिंदगी जी लेते हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि शाम को बहुत तेज आंधी आई और किसी व्यक्ति के पास में गाय थी, और उस भयंकर आंधी के साथ वो गाय खत्म हो गई। अब लोग सुबह पड़ोसी इकट्ठे हुए और पड़ोसी ने जानने का प्रयास किया कि वो गाय थी ना उसका क्या हुआ। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो गाय तो रात को खत्म हो गई थी। तो लोगों के मन मस्तिष्क में ये आ रहा था कि वो एक जो गाय खत्म हुई उसको मैथमेटिकल में क्या लिखें। अगर हम मैथमेटिकल में एक ऐसा नंबर खोज पाए, एक ऐसे नंबर की खोज कर पाए जिससे उस संख्या को भी दर्शा सके, जिसके पास कुछ ना हो उसको भी दर्शा सके। तो इसी वजह से इसी कसमकस जिंदगी में कहीं ना कहीं जीरो की खोज हुई होगी। और जैसे ही लोगों को जीरो मिला, जैसे ही जीरो मिला, जैसे ही प्राकृत संख्या मिल गई जो गिनने योग्य थी, कुछ नहीं होगा तो जीरो दिखा देंगे, तो लोगों ने सोचा अब जाकर अपन संख्या कंप्लीट हो चुकी है, अब संख्या पूर्ण हो चुकी है, अब संख्या होल हो चुकी है, पूर्ण संख्या हो चुकी है। और उन लोगों ने उस संख्या को क्या नाम दिया गया था, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या, पूर्ण संख्या। तो लोगों को लगा होगा कि अब संख्याओं का काम खत्म हो चुका है, अब सारी संख्याएं खत्म हो चुकी है, अब अपने को कोई जदोजहद करने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार की संख्याएं मिल गई है, होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। क्या होती है पूर्ण संख्या, जिस दिन मैं प्राकृत संख्या में किसको शामिल कर दूं, तो जीरो को अगर शामिल कर दूं, क्या शून्य और प्राकृत संख्याएं मिलकर, शून्य और प्राकृत संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती है, पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती है।
किस किस प्रकार की संख्या मिल रही है, शून्य और प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर और जीरो जिस दिन शामिल कर दे तो किस प्रकार की संख्या, पूर्ण संख्या। सब में 3 जानकारी लिख रहे हैं। पूर्ण संख्याओं को किससे लिखा जाता है, अपने कैपिटल में W से निरूपित करते हैं। कैपिटल W से निरूपित करते हैं। उसके बाद की जानकारी एक और, W बराबर क्या आना है अपने पास में, 0 1 2 3। अब आप समझ गए होंगे आगे के नंबर्स क्या क्या आने वाले हैं। मतलब तमाम प्राकृत संख्या आ चुकी है और उसमें शामिल कौन हो चुका है, 0। तो इस प्रकार की संख्या अपने पास में कैसी है, पूर्ण संख्या है। इसको भी आप कॉपी करो। अब लोग जिनकी बहुत बेहतरीन बिता रहे थे, सबके साथ में बहुत बढ़िया हो रहा था, सब नंबर मिल गए थे, पूर्ण संख्या मिल गई थी। अब लोगों ने सोचा अगर किसी के पास कर्जा हो गया, मान लो कोई बंदा नीचे जा रहा है, जिसके पास में 1 2 4 होगा वो दिखा देंगे, कुछ नहीं होगा वो दिखा देंगे, कुछ से भी इधर कोई नंबर हो गया और नीचे हो गया, कुछ नहीं भी से भी एक नीचे नंबर हो गया, उसको अपन क्या दिखाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बनावटी कहानियां है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करो। बस एक मनोरंजक लगे आपको इसलिए मैं ये कहानियां बोल रहा हूँ, बाकी इनका कोई तुक नहीं है। तो लोगों ने सोचा 0 से भी नीचे कोई संख्या होनी चाहिए, उन संख्याओं को बोला जाता है ऋणात्मक संख्या। तो अपन मैं बात करूं, एक तो 0 ले लूं, एक प्राकृत संख्या ले लूं, ये तो अपने पूर्ण में मिल गया पूर्ण संख्याओं में। और अगर प्राकृत संख्याओं के सामने माइनस का चिन्ह लगा दो तो उन संख्याओं को बोला जाता है ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं। तो 0 प्राकृत संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं मिलकर जिन संख्याओं का निर्माण करती है वो संख्याएं कहलाती है अपने पास में पूर्णांक संख्याएं। किस प्रकार की संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। क्या होती है पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में बोले तो अपन इंटीजर नंबर्स। क्या होते हैं इंटीजर नंबर्स, क्या बोलने वाले हैं, कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है अपने पास में, कौन कौन शामिल होने वाला है। सबसे पहले शून्य, प्राकृत संख्याएं और ऋणात्मक, ऋणात्मक माने नेगेटिव, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करती है। पूर्णांक संख्याओं का निर्माण करती है। सब में 3 जानकारी लिख रहे तो इसमें भी लिख लेते हैं। सेकेंड जानकारी इससे निरूपित किया जाएगा, पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल आई या कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। कैपिटल आई या कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। और थर्ड चीज जो होती है, कैपिटल आई लिखो जेड लिखो, थर्ड चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें आई या जेड बराबर आएगा क्या, या तो आई लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो। आई बराबर आना क्या है, डेस 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। इस प्रकार की जो संख्याएं होगी वो अपने पास में किस प्रकार की है, पूर्णांक 0 1 2 3। ये इधर आ गई मेरे साथ में पूरी की पूरी प्राकृत संख्या, ये अपने पास में आ गया शून्य और इधर आ गई ऋणात्मक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के सामने माइनस का चिन्ह लगा तो वो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो शून्य प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या मिलकर किनका निर्माण करती है, पूर्णांक संख्याओं का। ये कॉपी करो। फिर अपन पूर्णांक संख्याओं के बारे में और डिटेल से जाएंगे, क्योंकि जो सवाल मेन इंपॉर्टेंट है अपने पास में वो पूर्णांक संख्याओं से, पूर्णांक संख्या से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अपने। अब पूर्णांक संख्या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, उस पर वेरी वेरी डिस्कस करना जरूरी है। क्या है पूर्णांक संख्या, देखो देखिए आई बराबर क्या आया था अपने पास में, रिपीट -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखो देखिए यहां से कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है। जाननी क्या क्या चीजें जरूरी है, सबसे पहली और मोटी चीज, जो 0 के इधर लिखी गई संख्याएं, जो 0 के इधर लिखी गई संख्याएं हैं वो अपने पास में कहलाती है, जो पूर्णांक लिखे गए हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। वो कैसे पूर्णांक है,
धनात्मक पूर्णांक। जो जीरो से बड़े हैं वे तमाम पूर्णांक, जो जीरो से बड़े हैं वो तमाम पूर्णांक कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को, जैसे पूर्णांक को i से दर्शाया जाता है, वैसे धनात्मक पूर्णांक को दर्शाया जाता है i प्लस। ठीक है, जो जीरो से बड़े हैं वो धनात्मक हो गए। जीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीरो से बड़े इधर के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, इधर के नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं। जो जीरो से बड़े हैं वो तमाम धनात्मक है। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। 11th में हो इसलिए सारी चीजें जान लेना। प्लस लगा के बी लिखने का तात्पर्य है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर माने धनात्मक पूर्णांक। अब जैसे पूर्णांक को i से दर्शाया जाता है, धनात्मक पूर्णांक को किससे लिखा जाता है i प्लस। इधर जो जीरो के इधर की संख्याएं हैं, तमाम संख्याएं जो जीरो के इधर बैठी हुई है, इन संख्याओं को बोला जाता है अपने पास में ऋणात्मक पूर्णांक। किस प्रकार का पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऋणात्मक पूर्णांक है तो इंग्लिश में कोई नाम होगा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर है तो और दिखाने का तरीका होगा माइनस लगा के बी को और आगे क्या लिख दो आप इंटीजर। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव को i प्लस है तो नेगेटिव को दर्शाया जाता है i माइनस। धनात्मक पूर्णांक i प्लस, ऋणात्मक पूर्णांक i माइनस। तो शॉर्टकट में मैं बात करूं तो कभी i प्लस लिखा मिल गया जिंदगी में तो समझ जाना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक को। और i प्लस बराबर होने वाला क्या है, जीरो नहीं आना है, 1 2 3 डेस डेस डेस। माने जो धनात्मक पूर्णांक है वो बराबर होता है प्राकृत संख्याओं के। जो धनात्मक पूर्णांक है किसके बराबर है, प्राकृत संख्याओं के। अब मैं बात करूं ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ऋणात्मक पूर्णांक में भी जीरो नहीं है, -1 है, -2 है, -3 है, इस प्रकार के नंबर्स चल रहे हैं। और ये अपने पास में किसके बराबर है, ऋणात्मक के प्राकृत संख्याओं के। किस प्रकार की संख्या है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं के सामने नेगेटिव चिन्ह है तो i प्लस माने धनात्मक पूर्णांक। इधर लिख देता हूं मैं धनात्मक। स्पेशली यूट्यूब चैनल आपके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, स्ट्रगल ना करना पड़े आपको ना। और ये हो गया अपने पास में ऋणात्मक। ठीक है, कभी ऐसा लिखा मिला पॉजिटिव इंटीजर तो समझ जाना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, धनात्मक को। नेगेटिव इंटीजर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऋणात्मक। ठीक है भाई, चलो उसको कॉपी करो। देखिए i प्लस i माइनस की वैल्यू क्या आ चुकी है अपने पास में। आप बढ़िया नोट्स बनाओगे तो कहीं समस्या कोई आने वाली नहीं है। ठीक है, तो धनात्मक का ऋणात्मक के बाद में आगे की प्रोसेस की मैं बात करूं तो यही इसी डायग्राम में समझ लेना। दो चिन्ह और होते हैं अपने पास, दो चिन्ह क्या, दो मतलब और होते हैं पूर्णांक में। एक होता है धनेत्र पूर्णांक, धनेत्र से पहले ऋणेतर धनेत्र क्या रहेगा। एक होता है ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक। एक होता है अपने पास में धनेत्र पूर्णांक, धनेत्र पूर्णांक। विद्यार्थी उम्मीद करता हूँ 10वीं में हिंदी की किताब पढ़ के आए होंगे और हिंदी में ग्रामर पढ़ी होगी। ग्रामर पढ़ी है तो ऋणेतर शब्द का संधि विच्छेद अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है भाई, ऋण प्लस इतर होता है। जो ऋण से मुक्त है, जो ऋण से क्या है, स्वतंत्र, जो ऋण से मुक्त है, स्वतंत्र है, वो क्या होगा, ऋणेतर होगा। अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूं तो ऋणेतर को क्या बोलने वाला हूं, जो ऋण नहीं है, जो ऋण से स्वतंत्र है, तो क्या बोलूंगा, नॉन नेगेटिव। माइनस लगा के बी लिखने का तात्पर्य नेगेटिव, और नॉन पॉजिटिव माइनस प्लस लगा के बी लिखने का मतलब पॉजिटिव। अब ऋणेतर, ऋण इतर है, ऋण जो नहीं है, ऋण से स्वतंत्र है, इसका मतलब जो ऋण नहीं है, जो ऋण नहीं है तो इंग्लिश में नॉन नेगेटिव। धनेतर, धन प्लस इतर, जो धन के अलावा है, जो धन से मुक्त है, जो धन से स्वतंत्र है, जो धन नहीं है। तो धनेतर माने जो धन नहीं है, माने नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं। अब इसमें क्या आने वाला है, अब एक बंदा कहीं दुनिया में जाके खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्ला रहा है, जैसे साउथ की मूवीज में खड़े होते ना, और जो मेरी तरफ है, मेरी तरफ, बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं ना, उसी डायलॉग की मैं बात कर रहा हूँ। एक बंदा एक बीच चौराहे पे जाके खड़ा होता है और जोर जोर से चिल्लाता है, और चिल्लाहट में आवाज क्या लगाता है कि जो बंदे नेगेटिव, नॉन नेगेटिव की बात कर रहा हूं, जो नेगेटिव नहीं है, जो बंदे नेगेटिव नहीं है वो मेरी तरफ आके खड़े हो जाओ। जो बंदे नेगेटिव नहीं है वो मेरी तरफ आके खड़े हो जाओ।
तो लोग वहां बैठे थे तो पर्चियां देख रहे थे कौन कौन नेगेटिव नहीं है। पर्चियां देख रहे थे तो पता चला, पहले तो एक पर्ची बोला हो जिसमें नेगेटिव लोग है, तो एक पर्ची ऐसी मिली जिसमें नेगेटिव लोग है। ये कैसे लोग है? नेगेटिव इंटीजर। ये कैसे नेगेटिव इंटीजर? ये सारे ऋणात्मक है। तो लोगों को पता चला ये तो ऋणात्मक है, इनके अलावा जो भी पूर्णांक है वो क्या है? ऋणात्मक। जो ऋण नहीं है ये सब ऋण है, इनके अलावा जो भी है वो ऋणात्मक है। जो ऋण नहीं है, तो लोगों ने आवाज लगाई कि जो जो ऋण नहीं है, जो जो नेगेटिव नहीं है वो मेरी साइड आओ। तो सबसे पहले कौन भाग के आएगा? जीरो। ये बोलेगा साहब मैं ऋणात्मक नहीं हूं, देख लो ये है ऋणात्मक की लिस्ट। इसमें कौन कौन है? -1 -2 -3। इसमें मेरा नंबर कहीं नहीं है। तो आप सबसे पहले आपकी गेम में किसको लो? मेरे को लो। किसको लो? मेरे को लो। सबसे पहले कौन शामिल होगा इसमें? जीरो शामिल हो गया। फिर ऋणात्मक जो ऋण नहीं है सबसे पहले और कौन आएगा? उसके बाद में जीरो के बाद में एक वाक्य आएगा, वो बोलेगा आपके पास ये ऋणात्मक होते हैं, इसमें मेरा नंबर कहीं नहीं है, तो आप मेरे को ले सकते हो। जीरो के बाद में कौन आएगा? एक, उसके बाद में दो, उसके बाद में तीन। ये तमाम संख्याएं जो मैं लिख रहा हूं वो नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। अब बात चली धनेत्र पूर्णांक की। अब मैं अगर धनेत्र पूर्णांक पर डिस्कस करूं, नॉन पॉजिटिव, अंग्रेजी ध्यान रखना इनकी। जो पॉजिटिव नहीं है तो वही बीच चौराहे पे जाके खड़ा हो गया एक विलन मान लो, और जोर जोर से चिल्ला रहा है जो जो बंदे पॉजिटिव नहीं है वो मेरे पीछे आके खड़े हुए। जो धनात्मक नहीं है, तो धनात्मक की लोगों ने लिस्ट मंगवाई, तो लिस्ट ये आई थी धनात्मक की। तो इसमें देख लिया कौन कौन है? 2 3। जीरो ने देखा कि मेरा तो नाम नहीं है इसमें, तो जीरो इसमें कहीं नहीं था। तो सबसे पहले बाकी कौन आया? जीरो। साहब ये है धनात्मक की, इसमें मेरा नंबर कहीं नहीं है। फिर कौन आएगा? -1, फिर -2, फिर -3। इस प्रकार की संख्याएं कौन होगी अपने पास में? धनेत्र। तो ये दो पूर्णांक हो गए अपने पास में, ऋणात्मक और धनात्मक। इधर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। इनको दिखाने का कोई स्पेशली नोटेशन नहीं होता धनात्मक और ऋणात्मक को। वो अपनी सुविधा के लिए कभी दे देता है भाई इसको आई स्टार लिख दिया, कुछ भी अपने मान लो I5 लिख दिया, कुछ भी वो अपने तरफ से सेट करके दे देते हैं। I4 लिख दिया, वो तो नहीं लिखेगा, वो नोट जीरो के लिए देता है। वो घोड़े को काला करते हैं, मतलब जिस प्रकार से वो अपने को सुविधा लगेगी वो दे देगा। और फिर वो लिखेगा जैसे उसमें आई स्टार लिखा है तो वो लिखेगा जहां आई स्टार ऋणात्मक है या धनात्मक है वो लिखेगा। तो उससे अपने को घबराना नहीं, अपने को तो ये तात्पर्य रखना है धनात्मक और ऋणात्मक का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये दो और कॉपी करो, उसके बाद में चलते हैं एक और ऊपर। ऋणात्मक धनात्मक के बारे में मैं बात करूं, यहीं पर समझ लेते ना। चलो, अपने पास में कौन था? आई था। आई बराबर वापस लिख देता हूं सुविधा के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3। चल रहा भाई मामला। अब यहां पर अपने पास में जीरो जब शामिल हो जाता है, ऋणात्मक धनात्मक बन चुका है, धनात्मक ऋणात्मक बन चुका है, कभी अगर वो लिख दे ये आई नोट क्या है? इस आई नोट का तात्पर्य होता है शून्यतर पूर्णांक। कैसा पूर्णांक? शून्यतर पूर्णांक। शून्यतर पूर्णांक का तात्पर्य इंग्लिश में अगर बोले तो नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर जो जीरो नहीं है। नॉन जीरो इंटीजर माने अभी जैसे नॉन नेगेटिव बोला तो जो नेगेटिव नहीं है, और जैसे अपने बोला धनात्मक जो पॉजिटिव नहीं तो उसको नॉन पॉजिटिव। तो नॉन जीरो का तात्पर्य होगा जो जीरो नहीं होगा। तो कौन कौन आएगा इसमें? -3 -2 -1। जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3। ये तमाम चीजें है ना वे पूर्णांक तो है, पर कैसे पूर्णांक है? शून्यतर माने नॉन जीरो, जो जीरो नहीं, इसमें कहीं पर भी जीरो नहीं है, तो इसको दर्शाया जाता है आई नॉट बोला जाता है या आई जीरो लिखा जाता है। तो जिंदगी में कभी अगर आर जीरो भी लिख दिया तो समझ आना ये आर वास्तविक संख्या होगी आगे जाके। तो वे संख्याएं जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो जीरो शामिल नहीं। आई प्लस लिख दे तो धनात्मक, तो कभी जिंदगी में आर प्लस लिख दे तो धनात्मक वास्तविक संख्या। समझ जाना इसको। तो ये और कॉपी करो, देखिए शून्यतर वाला। फिर अपन डिस्कस करते हैं सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक अपने पास में क्या होते हैं। ठीक है भाई।
तो अपने पास में क्या पड़ा, अपने पास पूर्णांक, पूर्णांक से रिलेटेड हर की जानकारी, जिसमें अपन ने क्या जाना, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक। अब पूर्णांक से आगे की डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। ये भी आप हल्का हल्का तो जानते ही हो, मैं उम्मीद करता हूँ। वापस में पूर्णांक तो लिख रहा हूँ, आई बराबर -5 -4 -3 -2 -1, 0 1 2 3 4 और 5 और देश देश। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं अपने पास में सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक लिख रहा हूं मैं, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक माने इवन इंटीजर। कैसा इंटीजर है, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर माने जो सम है, अब छोटी क्लास में पढ़ा आपने, वही मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। वे पूर्णांक जो दो से कंप्लीटली या पूर्णतः, विभाजित हो, दो से पूर्णतः विभाजित हो, सम पूर्णांक कहलाते हैं, सम पूर्णांक कहलाते हैं। सम पूर्णांक कहलाते हैं, आगे की चीज, सम पूर्णांक को कैपिटल ई से निरूपित करते हैं, कैपिटल ई से निरूपित करते हैं। अब कैपिटल ई बराबर आएगा क्या, कैपिटल ई बराबर जिसमें 2 का भाग जा रहा है, अच्छा मैं तो 5 में तो नहीं जाता, 4 में करता ना, -4 -2 0। हमेशा एक बेस वाली छिड़ी रहती है, क्या 0 सम है कि विषम है, तो हमेशा ध्यान रखना जिस संख्या में 2 का भाग देगा 0/2 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब 0 कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, विशेष ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर आएगा अपने पास में 2 में जा रहा, फिर उसके बाद में 4 है, 6 है, इस प्रकार की किस प्रकार की संख्या है, सब संख्या -4 -2 0 2 4 6। उसके बाद में मैं बात करूं जीरो की, तो ये विशेष नोट लगा के लिख लेना, आप लोग को कंफ्यूज करते रहते हैं अपने को। 0 एक सम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड है, 0 एक सम पूर्णांक है। एक और नोट ध्यान रखना जीरो के लिए, 0 ने तो धनात्मक पूर्णांक है, और ने ही ऋणात्मक पूर्णांक है, और ने ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 ना तो धनात्मक है, 0 ना ही ऋणात्मक है। यहाँ से आप देख सकते हो अपने पास में 0 ना तो धनात्मक में आया था ना ऋणात्मक में आया था, इधर वाली धनात्मक थी, इधर वाली ऋणात्मक थी, तो 0 ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, परंतु 0 ऋणात्मक भी है और 0 धनात्मक भी है। ये भी लाइन लिख दो, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु लक्ष्य में लेना, परंतु 0 धनात्मक भी है और 0 ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। ये संख्या तमाम की कॉपी करो, सम पूर्णांक पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं विषम पूर्णांक, फिर सम और विषम पूर्णांक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सेकंड, किस प्रकार का पूर्णांक विषम पूर्णांक, इंग्लिश में ऑड इंटीजर। क्या डेफिनेशन, वे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम पूर्णांक कहते हैं। जिसमें 2 का भाग जाएगा वो सम है, जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, विभाजित नहीं हो, विषम पूर्णांक कहते हैं। अब विषम पूर्णांक में आएगा कौन, पहले तो बात किससे है, कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं, किसे, विषम पूर्णांक को, इसे कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं। अब कैपिटल ओ बराबर क्या आएगा, कैपिटल ओ बराबर जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा या जो सम नहीं है, क्या लिख दूं, -5 -3 -1 0 नहीं आएगा, 1 3 5। ठीक है, ये तमाम संख्याएं हैं जो अपने पास में क्या कहलाएगी, विषम, और उधर वाली तमाम संख्याएं अपने पास में क्या कहलाने वाली है, सम।
अभी एक नोट लगा के यहाँ पर मैं सम कहीं और लिख रहा हूँ। ये जो सम पूर्णांक है मेरे पास में, ये तो एक छोटे से पद में अगर मेरे को लिखना है, कोई भी छोटे से पद में, तो किस प्रकार से निरूपित किया जाता है, इन्हें 2n से लिखा जाता है। इसे ध्यान रखना बच्चों, किससे लिखा जाता है, 2n से। अब आप n की जगह कुछ भी लिखो, कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक। अब देखना, देखें, 2n से लिखो और n की जगह कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक से तात्पर्य इनमें से आप कुछ भी लिख दो, इस सूत्र में कुछ भी लिख दो, हमेशा सम पूर्णांक मिलेगा। जैसे अगर मैं 0 लिखूं तो क्या मिलेगा, 0 सम पूर्णांक। अगर मेरा मन किया 1 लिखने का तो 2 गुणा 1 क्या मिलेगा, 2, क्या है, सम पूर्णांक। 2 लिखने का मूड हुआ तो 2 इंटू 2 4, क्या है, सम पूर्णांक। -2 लिखने का मूड हुआ तो 2 इंटू -2 क्या मिला, -4, क्या है, सम पूर्णांक। -5 लिखने का मूड हुआ तो 2 -5 कितना होता है, -10, जो कि क्या है, सम पूर्णांक। तो ध्यान रखना यहाँ पर विशेष ये लाइन है अपने पास में, सम पूर्णांक को 2n से लिखा जाता है, 2n से लिखा जाता है, जहां ये जो अपना n है ना, वो n क्या है, जहां n बराबर कोई भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, एनी इंटीजर, जहां n बराबर कोई भी पूर्णांक। जैसे सम पूर्णांक को 2n से लिखा, विषम पूर्णांक को भी लिखते हैं, और विषम पूर्णांक को लिखने का तरीका होता है अपने पास में, जो भी विषम संख्या होती है, विषम पूर्णांक को, विषम पूर्णांक को ध्यान रखना 2n प्लस 1 लिख सकते हैं या 2n माइनस 1 लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो विषम पूर्णांक को 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। अब 2n प्लस 1 लिख दिया, आप n की जगह कुछ भी लिखो, हमेशा विषम आएगा। जैसे मेरा मूड किया 0 लिखने का, तो 2 गुना 0 0, 1 बच रहा है, विषम है। 2 लिखोगे तो 4 1 5, -1 लिखोगे तो -2 प्लस 1 -1, माइनस का 5 रख लो तो माइनस का 10 प्लस 1 -9। इसकी बात कर लो, माइनस का 10 रख लो तो -20 -1 -21, 5 रख लो 10 -1 9 हो रहा है, 20 रख लो 40 -39 हो रहा है, सारे विषम हो रहे हैं। तो विषम पूर्णांक को 2n प्लस -1 से लिखा जाता है, लिखा जाता है, जहां n बराबर कोई भी पूर्णांक, जहां n बराबर कोई भी पूर्णांक। ठीक है भाई, ये था अपने पास में सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। इसको भी आप कॉपी कर सकते हो। ये नोटेशन ध्यान रखना, सम को कैसे लिखेंगे, विषम को कैसे लिखेंगे। ठीक है भाई, अब आज पहली क्लास है तो अपना बर्बाद नहीं देना चाहिए, घंटे धीरे धीरे अपन क्लास की टाइमिंग बढ़ा लेंगे। अगला आप सम पूर्णांक विषम पूर्णांक यहाँ तक अपना टॉपिक पढ़ा, इसको क्लियर करना, हालांकि क्लियर तो है। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पर, दो सम पूर्णांकों को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर क्या क्या चीजें आती है। उसके बाद में परिमेय, ए परिमेय, वास्तविक संख्याओं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। काल्पनिक संख्या क्या होती है, सहभाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, कंप्लीट नंबर क्या होती है, वो तमाम संख्याओं पर अपन डिस्कस करने वाले परफेक्ट नंबर के। तो आज की क्लास आराम से देखना, नोट्स प्रॉपर बनाना, समस्याएं कमेंट्स में कमेंट कर देना, कोई भी आवाज की और कोई रिलेटेड टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद।